हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सक्सेस मिरर 2.0 पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एसएससी जीडी के मोस्ट टॉप 20 सिलेक्टेड वीवीआई क्वेश्चन, साथ ही प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट के बारे में भी। तो बिल्कुल भी स्किप ना करें और हमारे साथ लास्ट तक बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, क्योंकि गवर्नर जनरल से रिलेटेड हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं। पहली बार डाक टिकट निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में जारी किया गया था? तो पहली बार डाक टिकट किसके शासनकाल में जारी किया गया था? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में सन 1854 ईस्वी में पहली बार डाक टिकट जारी हुआ था। जब बात लॉर्ड डलहौजी की आ रही है तो आइए इनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में जानते हैं। जैसे लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में ही सन 1853 ईस्वी में पहली बार रेल चलाई गई थी, जो मुंबई से थाने के बीच चली थी दोस्तों। और लॉर्ड डलहौजी ने ही फूट डालो राज करो का नारा दिया था। राज हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी ने अपनाई थी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का नीति भी लॉर्ड डलहौजी ने ही अपनाई थी दोस्तों। अब बढ़ते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक की तरफ। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भारत के पहले और प्रथम गवर्नर जनरल थे दोस्तों। भारत के पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक था दोस्तों। और इन्हीं के कार्यकाल में पहली बार अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ हुई थी लॉर्ड मैकाले की अनुशंसा पर सन 1835 ईस्वी में। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ हुई थी? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ हुई थी। और लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में ही दोस्तों सती प्रथा का अंत हुआ था। यह भी पूछा जाता है, सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में 1828 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। अब बढ़ते हैं लॉर्ड कैनिंग की तरफ। तो लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन थे? तो हमारा हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में ही पहली बार सन 1857 ईस्वी में भारत में स्वतंत्रता संग्राम स्टार्ट हुआ था दोस्तों, जिसे हम लोग सैनिक विद्रोह के नाम से जानते हैं। भारत में स्वतंत्रता संग्राम किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में हुआ था। वही लॉर्ड ऑकलैंड के कार्यकाल में प्रथम बार अफगान युद्ध हुआ था दोस्तों। लॉर्ड ऑकलैंड के कार्यकाल में पहली बार अफगान युद्ध हुआ था। ये सारे टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके एग्जाम के लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सभी पॉइंट को आप अच्छे से अपनी नोटबुक में लिख लिया करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। साथ ही आज हम जो आपसे टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो आपके एग्जाम के लिए टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और लास्ट तक बने रहना है। और साथ ही सभी बताए गए पॉइंट को अच्छे से सुनना है और लिखना भी है, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंगल और बृहस्पति। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं दोस्तों। अच्छा, एक क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है कि लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? तो हमारा क्या हो जाएगा? मंगल हो जाएगा दोस्तों। लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है, वहीं बृहस्पति को पीला ग्रह कहा जाता है दोस्तों। तो ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग कौन सी जनजाति करती है? तो शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग कौन सी जनजाति करती है? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एस्किमो। एस्किमो की जनजाति हार्पून का प्रयोग शिकार के लिए करते हैं दोस्तों। अच्छा, एस्किमो कहाँ पाई जाती है? तो एस्किमो की जनजाति ग्रीनलैंड और कनाडा में पाई जाती है दोस्तों। वहीं बुशमैन जनजाति ये कालाहारी मरुस्थल दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, नामीबिया और बोत्सवाना में पाई जाती है। वहीं किर्गिज जनजाति मध्य एशिया में पाई जाती है। और बद्दू जनजाति जॉर्डन, इराक और अरब प्रायद्वीप में पाई जाती है दोस्तों। तो ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो सभी को आप अच्छे से अपनी नोटबुक में लिख लिया करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? तो भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है?
तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है। जब बात तमिलनाडु की हो रही है तो आइए इनसे रिलेटेड कुछ मोस्ट फैक्ट के बारे में जानते हैं। जैसे तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? चेन्नई। और तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? एमके स्टालिन। एमके स्टालिन तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री है। और तमिलनाडु राज्य के वर्तमान राज्यपाल कौन है? RN रवि तमिलनाडु राज्य के वर्तमान राज्यपाल है। और तमिलनाडु राज्य का प्रमुख त्योहार कौन सा है? ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि तमिलनाडु का प्रमुख त्योहार कौन सा है, तो क्या हो जाएगा हमारा? पोंगल। पोंगल तमिलनाडु का राज्य त्योहार है दोस्तों। साथ ही तमिलनाडु राज्य से अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जल्लीकट्टू का त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं सांड की लड़ाई, जिसे वहां पर सांडों को कंट्रोल किया जाता है दोस्तों, तो इसे हम लोग बोलते हैं जल्लीकट्टू। तो जल्लीकट्टू का त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो ये भी हमारा तमिलनाडु में मनाया जाता है दोस्तों। तो ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो सभी पॉइंट को आप अच्छे से नोटबुक में लिख लिया करेंगे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जंगल का आदमी। बीर का अर्थ होता है हमारा जंगल और होर का अर्थ हमारा होता है आदमी। तो बिरहोर का मतलब क्या हो गया दोस्तों? जंगल का आदमी। जो बिरहोर पहाड़ों और जंगलों में एकांत जीवन बिताने वाले लोग होते हैं दोस्तों। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी आप अपने नोटबुक में जरूर लिख लिया करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? तो जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कल्पसूत्र। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कल्पसूत्र है। अच्छा, कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? वज्रबाहु ने की थी दोस्तों। ये भी पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में कि कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? वज्रबाहु ने की थी दोस्तों। जब बात जैन धर्म की हो रही है तो आइए इनसे रिलेटेड कुछ मोस्ट फैक्ट के बारे में जानते हैं। जैसे अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव। कौन थे दोस्तों? ऋषभ देव जैन धर्म के संस्थापक थे। वहीं जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे दोस्तों? महावीर थे दोस्तों। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव। और अंतिम कौन थे दोस्तों तीर्थकर? वर्धमान महावीर थे दोस्तों। साथ ही त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है दोस्तों? तो त्रिपिटक हमेशा पूछा जाता है किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है दोस्तों। तो ये बौद्ध धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है दोस्तों, त्रिपिटक। तो ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। तो सभी को आपको अच्छे से नोटबुक में लिख लेना है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, क्योंकि इस क्वेश्चन को बार बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मखली घोषाल। मखली घोषाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी दोस्तों। और आजीवक संप्रदाय क्या था दोस्तों? तो ये 5वीं सदी में 24वें जैन तीर्थकर महावीर और महात्मा बुद्ध के उभार के पहले यह भारतीय भूभाग पर प्रचलित सबसे प्रभावशाली दर्शन था दोस्तों। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली घोषाल थे दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से नोटबुक में लिख लेना है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, क्योंकि मैंने पिछले ही क्लास में आपको बताया था कि हमेशा एग्जाम में फेस्टिवल त्योहार से रिलेटेड एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो भी हमारा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो वहां पर जा करके देख करके अपना ये टॉपिक क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला सवाल है, सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है? तो सरहुल पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। झारखंड में सरहुल पर्व मनाया जाता है दोस्तों। वहीं राजस्थान में कौन सा पर्व मनाया जाता है? गणगौर उत्सव दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है राजस्थान के लिए कि गणगौर उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो गणगौर उत्सव राजस्थान राज्य में मनाया जाता है। वहीं मध्य प्रदेश में
ओरछा का उत्सव, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, ओरछा का उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में मनाया जाता है दोस्तों। साथ ही मध्य प्रदेश में मालवा उत्सव मनाया जाता है, ध्रुपद समारोह भी मनाया जाता है। वहीं पश्चिम बंगाल से एक इंपॉर्टेंट सवाल बनता है दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में कौन सा पर्व मनाया जाता है दोस्तों? तो दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है दोस्तों। तो ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो सभी को आप अच्छे से अपने नोटबुक में लिख लेना है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1960 ईस्वी। 1960 ईस्वी में भारत में पहली बार एसटीडी सेवा की शुरुआत की गई थी दोस्तों। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो आप इसे भी अपने नोटबुक में जरूर लिख लिया करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो रक्त समूह की खोज किसने की थी दोस्तों? जिसे हम लोग बोलते हैं ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लैंडस्टीनर एंड बिनर ने दोस्तों रक्त समूह की खोज लैंडस्टीनर ने की थी दोस्तों। वहीं विलियम हार्वे ने किसकी खोज की थी? रक्त परिसंचरण की खोज दोस्तों। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो विलियम हार्वे ने की थी। और रॉबर्ट कोच ने किसकी खोज की थी दोस्तों? हेजे की टीके की खोज। हेजे के टीके की खोज किसने की थी? तो क्या हो जाएगा हमारा? रॉबर्ट कोच। वहीं लुई पास्चर ने किण्वन की खोज की थी और पाश्चुरीकरण की खोज की थी दोस्तों। तो ये सारे पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, तो सभी को आप अच्छे से अपने नोटबुक में लिख लिया करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है? तो किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टीएनजी। टीएनजी विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है। जब बात टीएनजी की हो रही है तो आइए इनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट के बारे में जानते हैं। जैसे टीएनजी की शुरुआत कब हुई थी? तो टीएनजी की शुरुआत 28 सितंबर 1987 को हुई थी। और टीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो टीएनजी का फुल फॉर्म होता है द नेक्स्ट जनरेशन दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, हमेशा पूछा जाता है कि टीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो द नेक्स्ट जनरेशन होता है दोस्तों। तो ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो सभी को आप अच्छे से अपने नोटबुक में लिख लिया करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, वेलोड्रम किस खेल से संबंधित है? तो वेलोड्रम का संबंध किस खेल से है? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साइकिलिंग। साइकिलिंग के खेल परिसर को वेलोड्रोम कहा जाता है। वहीं टेनिस के खेल परिसर को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो टेनिस के खेल परिसर को कोर्ट कहा जाता है। और मुक्केबाजी के खेल परिसर को क्या कहा जाता है? तो मुक्केबाजी के खेल परिसर को रिंग कहा जाता है दोस्तों। तो ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सभी पॉइंट को आप अच्छे से अपनी नोटबुक में लिख लिया करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लेटिनम चूर्ण। प्लेटिनम चूर्ण का प्रयोग उत्प्रेरक के रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में की जाती है दोस्तों। जब बात सल्फ्यूरिक अम्ल की हो रही है तो आइए उनके कुछ विशेषताओं के बारे में जानते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल को ऑयल ऑफ विट्रियोल कहते हैं दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, हमेशा पूछा जाता है कि ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहा जाता है? तो क्या हो जाएगा हमारा? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग बैटरियों में किया जाता है दोस्तों। बैटरी बनाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। वहीं सल्फ्यूरिक अम्ल सभी अम्लों का राजा है दोस्तों, द किंग ऑफ एसिड। किसे कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है दोस्तों। तो ये सभी फैक्ट आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, तो सभी को आप अच्छे से अपने नोटबुक में लिख लिया करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, क्योंकि मैंने पिछले क्लास में आपको बताया दोस्तों कि नृत्य से संबंधित हमेशा एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इस टॉपिक को आपको अच्छे से क्लियर कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला सवाल है, छपेली लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है?
तो छपेली लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। छपेली लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। वहीं अरुणाचल प्रदेश में कौन सा लोक नृत्य प्रसिद्ध है दोस्तों? तो हमारा हो जाएगा मुखौटा। ये पूछा जाता है कि मुखौटा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो हमारा हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। वहीं आंध्र प्रदेश में कौन सा लोक नृत्य प्रसिद्ध है दोस्तों? कुचिपुड़ी। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों कि कुचिपुड़ी बार बार पूछा जाने वाला एग्जाम का सवाल है दोस्तों। कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो हमारा हो जाएगा आंध्र प्रदेश। वहीं उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य प्रसिद्ध है दोस्तों? नौटंकी। नौटंकी हो जाएगा हमारा, रासलीला हो जाएगा, रामलीला हो जाएगा और चरकुला हो जाएगा दोस्तों। तो ये सभी नृत्य आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो सभी को आप अच्छे से अपने नोटबुक में लिख लिया करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, भारत में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग है? तो भारत में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 111। भारत में राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या 111 है दोस्तों। वहीं भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो 500 से अधिक है दोस्तों, लेकिन जलमार्ग एग्जैक्ट है हमारा 111। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है दोस्तों और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि भारत में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग है? तो क्या हो जाएगा हमारा 111 हो जाएगा दोस्तों। तो ये बहुत ही सवाल है, आप इसे अपनी नोटबुक में जरूर लिख लिया करेंगे दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है और एग्जाम से रिलेटेड सवाल है दोस्तों, क्योंकि इस क्वेश्चन को अक्सर एग्जाम में कई बार पूछा गया है और यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बनते हैं दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। हमारा आज का अगला सवाल है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 निम्न में से किन किन नगरों के मध्य है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 किन किन नगरों को जोड़ता है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली को अमृतसर से। दिल्ली को अमृतसर से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कितना है दोस्तों? 1 है हमारा। वहीं दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या कितनी है दोस्तों हमारा? तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 2 हो जाएगा दोस्तों। और दिल्ली को मुंबई से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कितनी है दोस्तों हमारा? तो ये हमारा 8 हो जाएगा। वहीं आगरा और कलकत्ता को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी होगी दोस्तों हमारा? 6 हो जाएगा दोस्तों। तो ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो सभी को आप अच्छे से अपने नोटबुक में लिख लिया करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। चमकता हुआ सितारा किस राष्ट्रीयकृत बैंक का प्रतीक है? तो चमकता हुआ सितारा किस राष्ट्रीयकृत बैंक का प्रतीक है? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह चमकता हुआ सितारा है दोस्तों। जब बात बैंक ऑफ इंडिया की हो रही है दोस्तों, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 7 सितंबर 1906 ईस्वी में हुई थी दोस्तों, जिसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? मुंबई में है दोस्तों। ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है और इसकी स्थापना 7 सितंबर 1906 को हुई थी दोस्तों। जब बात बैंकों से रिलेटिव आई है दोस्तों, तो हमेशा एग्जाम में किस बैंक का विलय किस बैंक के साथ हुआ है अक्सर पूछा जाता है दोस्तों। जैसे कि अगर पूछा जाए कि कैनरा बैंक का विलय किस बैंक के साथ हुआ है, तो क्या हो जाएगा हमारा? सिंडिकेट बैंक। वहीं अगर पूछा जाए इलाहाबाद बैंक का विलय किस बैंक के साथ हुआ है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा हमारा? इंडियन बैंक। और अगर आपसे पूछा जाए कि विजया बैंक प्लस आपका हो जाएगा देना बैंक, इसका विलय किस बैंक के साथ हुआ है दोस्तों? तो हमारा हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा। मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूं दोस्तों, कैनरा बैंक का विलय सिंडिकेट बैंक के साथ हुआ है, इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक के साथ हुआ है, वहीं विजया बैंक और देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ हुआ है दोस्तों। तो ये सभी क्वेश्चन का फैक्ट है दोस्तों, जो आपसे कहीं से भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सभी पॉइंट को आप अच्छे से अपनी नोटबुक में लिख लिया करेंगे दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था? तो भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किया था दोस्तों। वहीं अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय, हमेशा पूछा जाता है त्रिस्तरीय और द्विस्तरीय, तो
त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किसने किया था? अशोक मेहता समिति ने। और त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था का अनुमोदन किसने किया था? बलवंत राय मेहता समिति ने। दोस्तों जब बात पंचायती राज की हो रही है तो आइए इनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट के बारे में जानते हैं। जैसे किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज की व्यवस्था शुरू की गई थी? तो क्या हो जाएगा हमारा 73वां संविधान संशोधन, जो कितने में हुआ था दोस्तों? 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को हुई थी दोस्तों। 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज की व्यवस्था को शुरू किया गया था दोस्तों। और सबसे पहली बार पंचायती राज किस राज्य में लागू हुआ था? यह भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि किस राज्य में पहली बार पंचायती राज लागू हुई थी दोस्तों? तो क्या हो जाएगा हमारा? राजस्थान। राजस्थान राज्य के गणगौर जिले में दोस्तों, गणगौर जिले में, राजस्थान के गणगौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को पहली बार पंचायती राज लागू हुई थी दोस्तों। तो ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सभी का आप अच्छे से अपने नोटबुक में लिख लिया करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होना चाहिए? इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 माह। 73वें संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 के तहत यह बताया गया है दोस्तों कि अगर पंचायतें भंग की जाती है तो चुनाव 6 माह के अंदर होनी चाहिए दोस्तों। अच्छा, चुनाव में लड़ने के लिए दोस्तों उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए दोस्तों? तो चुनाव में लड़ने के लिए उम्मीदवार की आयु दोस्तों 18 से प्लस होना चाहिए दोस्तों। हमेशा ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हमको वोट देना है तो हमारी एज कितनी होनी चाहिए दोस्तों? तो आपकी एज 18 होनी चाहिए दोस्तों। 18 वर्ष की उम्र अगर आप हो जाते हैं तो आप वोट देने के लिए एलिजिबल हो जाते हो दोस्तों। तो ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो सभी को आप अच्छे से नोटबुक में लिख लिया करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, कहाँ स्थित है? तो गोविंद महल कहाँ स्थित है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दतिया में। और दतिया किस राज्य में है दोस्तों? एमपी में है, मध्य प्रदेश। तो गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है वो दतिया मध्य प्रदेश में है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। साथ ही आज हमने जो दोस्तों आपको टॉप 20 क्वेश्चन करवाया, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे दोस्तों। तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, सभी क्वेश्चन को अच्छे से अपने नोटबुक में लिख लेना है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कबीर के गुरु कौन थे? तो कबीर के गुरु कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी था, रामानंद। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका सही जवाब दिया और मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल्स में लिखा। तो मैं आपको फिर बोलूंगा कि क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता है उन्हें आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो उन्हें आप कभी नहीं भूलते हो। अब आपके लिए आज का सवाल, किसे एशिया की रोशनी, द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिया गया है, राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। साथ ही आप हमारे टॉप 20 क्वेश्चन में कितना अटेम्प्ट कर पाए वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। आई होप दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।